हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि झारखंड बोर्ड का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 40 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, और टोटल टाइम आप लोग को 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के बारे में, उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे क्लास 11 के। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे सेट 1। टोटली 2 सेट तुम लोग का रिलीज़ हुआ है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेट 1 के बारे में। पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन याद रखना है कि हम लोग को लगभग सारे क्वेश्चन बनाने हैं। दूसरे की टोटल नंबर और टोटल 40 क्वेश्चंस होने वाला है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 4 क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन सही होगा। ये नहीं है कि 2 ऑप्शन सही होगा। इसमें आप कोई गलत करते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो टोटल इसमें हम लोग का कितना क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन इसके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशंस को करेंगे। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ एन एम्प्टी सेट? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ एन एम्प्टी सेट? तो पहला क्वेश्चन में अब पूछा है कि इसमें से कौन एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट यानी उस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, यानी क्या होगा? 5 होगा, कोई एलिमेंट्स नहीं होगा। अब ढूंढते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है a इक्वल टू एक्स, एक्स एक नेचुरल नंबर है, 2x + 5 = 6। तो पहला हम लोग चेक करते हैं, क्या वो इन्फॉर्मेशन दिया है फर्स्ट में कि x एक नेचुरल नंबर है और दिया है कि 2x + 5 = 6 है। तो इसमें हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x क्या निकलेगा हमारा? 6 - 5/2 यानी 1/2। तो हाफ और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो x का ऐसा कोई वैल्यूज़ नहीं है कि वो नेचुरल नंबर भी हो और हाफ भी हो। इसका मतलब कि हमारा इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब a में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? a। अब b की बात करते हैं। b में क्या बोला है कि x नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ा होगा, 2 के बराबर या इक्वल टू होगा। तो b में क्या है? b में 2 एलिमेंट्स हो सकता है, मतलब एक एलिमेंट होगा। तो ये तो एम्प्टी सेट नहीं है। ऑप्शन ई में आते हैं, क्या लिखा हुआ है? एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर। तो हम लोग जानते हैं जो 2 है वो एक इवन प्राइम नंबर है, मतलब ये सेट भी खाली नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। अगर हम डी में आते हैं तो डी में क्या दिया हुआ है कि एक्स एक रैशनल नंबर है। क्यू मीन्स रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। तो और x का वैल्यू क्या है? 1 और 2 के बीच। हम लोग जानते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, इसलिए f भी खाली नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। तो 1 का सही आंसर क्या है? a। अब नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली वन सबसेट? हैज़ ओनली वन सबसेट। तो हम लोग याद रखेंगे, जब भी हम लोग को सबसेट निकालने के लिए कहेगा, जब भी हम लोग को सबसेट निकालने के लिए, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? 2 का पावर n। ये किसका फॉर्मूला है? नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, जिसमें n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, मतलब जिस सेट का सबसेट निकालने बोलेगा उसी एलिमेंट्स का क्या है? ये n है। तो जैसे पहले में ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए के लिए क्या है? n का वैल्यू क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। किसके लिए? ऑप्शन ए के लिए बना रहे हैं पहले। ठीक है, ए के लिए n का वैल्यू कितना है? 1, क्योंकि इसमें इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है 4। तो 2 का पावर 1 यानी 2, मतलब 2 सबसेट बनेगा। तो 2 सबसेट बनेगा, लेकिन हमको कितना निकालना है? एक सबसेट, मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत है। बी में आते हैं। बी में क्या दिया हुआ है? 5। 5 मतलब क्या? कोई एलिमेंट्स है इसके पास? नो एलिमेंट्स। नो एलिमेंट्स मतलब ये जो सेट है इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, यानी n का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो 2 का पावर 0 क्या होता है? 1। तो मतलब इसी के पास कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट क्या चीज़ का एलिमेंट? यही बता रहा है सबसेट। क्या बता रहा है? सबसेट बताता है। तो सबसेट मतलब कितना सबसेट हो गया? एक सबसेट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम आगे जाएंगे, ऑप्शन सी के लिए चलते हैं। तो ऑप्शन सी में n का वैल्यू क्या है? 2, क्योंकि यहाँ देखो 2 एलिमेंट्स है। तो सबसेट कितना बनेगा? 2 का पावर 2 यानी 4 सबसेट बनेगा। तो 4 सबसेट तो हमको ढूंढना नहीं है, तो ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन डी तो 1 के जैसा है। ठीक है, कैसे? इसमें कितना सबसेट एलिमेंट्स है? इसमें एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट है यानी सबसेट कितना बनेगा? 2 का पावर 1 यानी 2 सबसेट बनेगा, लेकिन हमको चाहिए 1 सबसेट, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 5। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सेट कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, मतलब एक सेट में 5 एलिमेंट है। ठीक है, हमको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। तो हम लोग याद रखेंगे, पावर सेट का मतलब क्या? पावर सेट को बोलते हैं हम लोग कलेक्शन ऑफ सबसेट। क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ सबसेट बोलते हैं। यानी
पावर सेट के अंदर सारा क्या होगा, सारा सबसेट्स होगा, क्या होगा, सबसेट्स होगा। तो सबसेट्स कहाँ से मिलता है, सेट से मिलता है। और सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, 2 का पावर n। तो अब हम लोग वही देखना है। तो n हमारा क्या है यहाँ पर 5 है, क्योंकि कितना एलिमेंट दिया हुआ है, 5 एलिमेंट दिया हुआ है। तो हमको नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ सबसेट यानी 2 का पावर 5 यानी 32। तो टोटल कितना सबसेट निकलेगा, 32 सबसेट्स निकलेगा। 32 सबसेट्स ही क्या होगा, एलिमेंट्स होगा। किसका एलिमेंट्स होगा, पावर सेट का एलिमेंट्स होगा। किसका एलिमेंट होगा, पावर सेट का एलिमेंट। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 4 नंबर में, एक सेट है, बी दूसरा सेट है, तीसरा सेट है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या बोलेंगे, ए और बी का सारा एलिमेंट आ जाना चाहिए। तो 2 3 4 5 8 10 12। देखो ए का सारा एलिमेंट लिख दिए, बी का भी एलिमेंट इसमें आ गया, ये हो गया ए यूनियन बी। अब हमको निकालना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी यानी ए और सी का सारा एलिमेंट। तो ए और सी में क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। अब हमको निकालना क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यानी ये दोनों में जो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मीन्स कॉमन, दोनों में जो सेम चीज़ है वो लिखेंगे। तो दोनों में 2 सेम है, 3 सेम है, 4 सेम है, 5 सेम है, 8 सेम है, 10 सेम है एंड 12 सेम है। तो जो ऑप्शन में ये सब रहेगा वही मेरा करेक्ट आंसर है। तो कौन सा होगा, 2 3 2 3 4 5 10 12। देखो 8 इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी 8 नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 8 भी है ना सेम दोनों में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यू यानी यूनिवर्सल सेट, यू क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमको ए यूनियन बी डैश निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी डैश। तो हम लोग पहले एक फॉर्मूला याद रखेंगे, जब भी हम लोग को कहा जाएगा ए यूनियन बी डैश, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी कहेंगे। इस डैश का मतलब क्या होता है कि जिस पे डैश लगेगा उसको छोड़ देना है। यानी मान लो ए डैश लिखा हुआ है, ए डैश का मतलब यहाँ पे सारा एलिमेंट होगा, यहाँ पे सारा एलिमेंट होगा, लेकिन ए का कोई एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ पे सारा एलिमेंट होगा यानी ए का एलिमेंट नहीं होगा। ये समझो, ये कि एक बॉक्स समझते हैं, ये बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर कोई सेट है ए, तो ए के पास जो जो एलिमेंट है, ठीक है। अब अगर हम ए डैश पूछ दें तो ये जो बाहर वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए डैश बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे, ए डैश बोलेंगे। तो ए डैश निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, यू माइनस ए। तो हम लोग उसी तरह क्या निकालना है, ए यूनियन बी डैश निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। यू क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी में जो जो है, तो क्या क्या है, 1 2 3 4 6 8। अब हमको निकालना है ए यूनियन बी डैश, मतलब ये सब सारा एलिमेंट्स नहीं लेना है, और लेना क्या है, यू का बाकी एलिमेंट लेना है। यू में जो जो एलिमेंट्स है ये सब एलिमेंट्स को काट देना है। डैश का मतलब वही वो सब, जो डैश का मतलब जिस पे डैश रहेगा वो सारा एलिमेंट नहीं लेंगे। तो यू पे चेक करो कौन कौन सा एलिमेंट नहीं लेना है, 1 2 3 4 6 8 नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है, 4 भी नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है और 8 नहीं लेना है। मतलब कौन कौन सा बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, 9 बच गया। मतलब ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 में क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी आर द 2 सेट्स। हमको इसका वैल्यू निकालना है कि ये नल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, कि ए डैश होगा कि बी डैश होगा। तो इसको जानने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ बात रिमेंबर कर लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि जब भी किसी पे डैश लगता है, जब भी किसी पे डैश लगता है तो वो डैश हट जाता है, पहला बात। दूसरा, जब भी ए यूनियन बी पे डैश होगा तो ये डैश जो है वो दोनों के पास चला जाएगा, और जो यूनियन है वो उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्शन। पहली बात। उसी तरह मान लो ए इंटरसेक्शन बी है और डैश दिया हुआ है, तो ए डैश हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन यूनियन बदल जाएगा, ये उल्टा हो जाता है। ये इसी का यहाँ यूज़ है। एक और बात याद रखेंगे कि जब भी
ए इंटरसेक्शन ए डैश बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए डैश। यानी इसका मतलब क्या है कि ए और ए डैश में क्या कॉमन है? तो ए और ए डैश में कोई कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा फाई। तो याद रखेंगे किसी का कोई भी सेट हो और उसी का ए डैश हो तो वो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है? फाई होता है। यही सब चीज़ का हमको यहाँ यूज़ करना है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन में। ए यूनियन बी डैश डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश। तो अब देखो, अब हमारा क्या हो जाएगा? ये डैश दोनों के पास आ जाएगा, ए डैश, ये यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, और ये बी डैश, बी के पास भी डैश आएगा तो डैश डैश क्या हो जाएगा? बी बन जाएगा। इंटरसेक्शन, इसमें आओ, ये डैश डैश करके इसको ए बना देगा, ये उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, और ये बी डैश बन जाएगा। अगर हम इसको ऐसे तोड़ दें तो कैसे लिखेंगे? ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको ब्रैकेट हम तोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे? इसको ले लेंगे एक तरफ। देखो सब में इंटरसेक्शन, इसलिए हम आगे पीछे कर सकते हैं, और एक इंटरसेक्शन बीच में रहेगा, और एक बार इसको ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। मैं रीअरेंज कर दिए। क्या कर दिए? रीअरेंज। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब रीअरेंज कर दिए तो अब हमारा क्या हो गया? तो अब जानते हैं कि कोई भी सेट और उसका डैश का अगर इंटरसेक्शन निकलता तो क्या होता है? फाई। अब कोई सेट और उसका डैश तो क्या हो जाएगा? फाई। फाई और फाई में क्या कॉमन निकलेगा? सिर्फ फाई। तो ये कौन? फाई मीन्स नल सेट। फाई कोई क्या बोलते हैं? नल सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं? और हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए। 6 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ए हमारा सेट है, थोड़ा दिक्कत होगा आप लोगों को इसलिए देख लीजिए सर। ए क्या हमारा सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है, बी में 3 8 है। हमको ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। याद रखेंगे इसको क्या पढ़ते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब निकालने के लिए पहले हमको ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी यानी क्या? ए और बी का सारे एलिमेंट्स, तो 1 2 3 एंड 8। फिर यह निकालना है हमको ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है? ओनली 3 कॉमन है, ठीक है। अब दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब देखो ये पहला बैग है जिसको हम लोग ए यूनियन बी कहेंगे, ये दूसरा बैग है जिसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर मेरा है 1 2 3 8 और यहाँ पर है मेरा 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? रिलेशन। तो 1 का 3 के साथ रिलेशन, 2 का 3 के साथ रिलेशन, 3 का 3 के साथ रिलेशन, 8 का 3 के साथ रिलेशन। तो ये जो ऑप्शन होगा वही मेरा सही होगा। देखो 1 और 3 का रिलेशन, तो 1 और 3 ये इसमें है। 2 और 3 का रिलेशन, जो आगे है वो आगे रहेगा। 3 और 3 का रिलेशन देखो इसी में है। 8 और 3 का रिलेशन इसमें है। देखो बाकी में उल्टा उल्टा लिखा हुआ है, इसमें 1 2 दिया हुआ है, 2 2 2 का रिलेशन तो बनेगा ही नहीं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट है जिसमें एक्स वाई जेड एलिमेंट्स है, बी दूसरा सेट है जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट्स है, ठीक है। हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन ए और बी का रिलेशन नहीं है। तो हम लोग बैग बना के समझते हैं, ठीक है। तो मान लो ए लिख दिए, दूसरा तरफ बैग बनाते हैं, इसको बी बोल दिए। तो ए में क्या है? एक्स वाई जेड, और बी में क्या है? ए बी सी और डी। तो रिलेशन कैसा कैसा बनेगा? एक्स का ए के साथ, एक्स का बी के साथ, एक्स का सी के साथ, एक्स का डी के साथ, वाई का ए के साथ, वाई का बी के साथ, वाई का सी के साथ, वाई का डी के साथ। तो याद रखोगे जब भी किसी भी दो सेट का रिलेशन बनता है तो आगे जो सेट रहेगा उसी के एलिमेंट्स को आगे लिखते हैं, और बाद में जो सेट रहेगा उसी के एलिमेंट्स को बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो ऐसे सेट बने, उस तरह जेड का कंटिन्यूस बनेगा, जेड ए जेड बी जेड सी जेड ई। अब ढूंढना है हमको। देखो एक्स ए एस सी तो बन रहा है, तो ये तो मेरा, हमको यहाँ नॉट ढूंढना है, तो ये ऑप्शन तो नहीं लेंगे। जेड ए जेड डी का भी ऑप्शन बन जाएगा, जेड ए और जेड डी का, तो ये भी ऑप्शन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? ये रिलेशन है लेकिन हमको ढूंढना क्या है? नॉट रिलेशन ढूंढना है। आगे देखो वाई सी वाई डी, तो वाई सी वाई डी तो बन रहा है, वाई सी एंड वाई डी बन रहा है। डी में आओ, जेड बी, ठीक है जेड बी बन रहा है, वाई बी, ठीक है वाई बी बनेगा, लेकिन ए डी तो नहीं बनेगा। मतलब किसी भी सेट में उसी का दो एलिमेंट के बीच कभी भी रिलेशन नहीं होता है। ये क्या बता दिया? ए और डी का रिलेशन बता दिया, इसका और इसका रिलेशन बता दिया। तो किसी भी सेट में खुद का खुद से रिलेशन
नहीं होगा। लेंगे तो बी क्रॉस बी ले सकते हैं, तब होता, लेकिन यहाँ हमको रिलेशन कहाँ लेना है, ए क्रॉस बी लेना है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत है, सॉरी, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये कौन सा है, नॉट अ रिलेशन है, ये नॉट अ रिलेशन है, ये हमारा रिलेशन नहीं है, इसीलिए हमारा ये आंसर सही है, क्योंकि हमको पूछा ही है नॉट अ रिलेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको बताना है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। ठीक है, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो रेंज जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक बार हम लोग रिलेशन पढ़ लेते हैं। तो याद रखना, इधर एक फंक्शन है ए, इधर दूसरा फंक्शन है बी। ए में हम लोग एक्स ले रहे हैं, वाई में, बी में हम लोग वाई ले रहे हैं। ए हमारा हो गया इनपुट, यानी क्या पुटिंग कर रहे हैं, है ना, इसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन। और आउटपुट क्या निकल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो हमको यहाँ क्या पूछा है, रेंज। क्या पूछा है, रेंज। मतलब एक्स का क्या वैल्यू बैठा सकते हैं वो नहीं पूछ रहा है, और एफ एक्स को ही, जैसे हम लोग क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर मोड एक्स है। तो हमको ये नहीं निकालना है कि एक्स का वैल्यू हम लोग क्या बैठा सकते हैं, हमको निकालना है कि एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है हमको। समझ में आया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई और एक्स। तो डोमेन क्या बोलेंगे कि हम लोग एक्स का वैल्यूज़ क्या बैठा सकते हैं, रेंज क्या बोलेंगे कि वाई का वैल्यूज़ क्या आएगा। तो अब हम लोग जानते हैं एक चीज़ कि मॉड एक्स क्या, ये मॉड एक्स है, मॉड एक्स क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ होता है। क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मॉड लग गया यानी किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर को वो पॉजिटिव बना देगा। यहाँ तक क्लियर है। तो जब ये पॉजिटिव नंबर है यानी इसका जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। हमको सिर्फ नेगेटिव नहीं लेना है, जैसे एक तो जीरो हो गया, जीरो के इधर पॉजिटिव, जीरो की इधर नेगेटिव, इधर इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। तो हम मेरा जो रेंज आएगा वो कहाँ से कहाँ आएगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू यानी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी को कभी भी हम लोग क्लोज ब्रैकेट नहीं देते हैं, किस ब्रैकेट में देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में। तो ये ऑप्शन ढूंढो कहाँ पर है, ये ऑप्शन हो गया सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस बार हम लोग को पूछा है डोमेन। क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 में डोमेन। देखो हम लोग का एफ एक्स दे दिया है 1/√9 - x²। अब डोमेन में क्या हो गया कि एक्स का वैल्यूज़ क्या क्या बैठा सकते हैं, हमको एक्स निकालना है। तो देखो जब भी इस टाइप का फंक्शन रहेगा, डोमेन पूछेगा, तो ढूंढना ये कि क्या नहीं हो सकता है, कि क्या नहीं हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि 9 - x² क्या यहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है। ये जो 9 - x² है ये कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है। तो बताओ हम लोग को कि डिनोमिनेटर कभी जीरो होगा, यस और नो। तो हम लोग किसी भी फंक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर को जीरो नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा जीरो नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, और ना ही नेगेटिव हो सकता है। अब तो ये तो बात हो गया कि डिनोमिनेटर है तो रूट है, डिनोमिनेटर है तो जीरो नहीं होगा। दूसरी बात, अगर इसमें रूट निकल लग गया है ना, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी फंक्शन का काम, किसी भी फंक्शन का काम हम लोग सिर्फ रियल वैल्यूज़ पे करते हैं। किस पे काम करते हैं, रियल वैल्यूज़ पे। क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएगा तो कौन सा मिल जाएगा हमको, इमेजिनरी वैल्यूज़ मिलेगा ना, इमेजिनरी वैल्यूज़ आएगा ना। तो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए इमेजिनरी वैल्यूज़ आ जाएगा, लेकिन वो काम हम लोग को नहीं करना, हम लोग काम किस पे करते हैं, रियल वैल्यूज़ पे करते हैं। इसका मतलब कि 9 माइनस जो x² होगा वो ना ही जीरो होगा। क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में दे दिया है। अगर यही क्वेश्चन अगर ऊपर दे देता न्यूमरेटर में तो ये जीरो वाला केस नहीं लेते हैं। दूसरी बात कि 9 - x² क्या होगा, वो जीरो से छोटा नहीं होगा, जीरो से छोटा नहीं होगा। मतलब जो तुम्हारा 9 - x² वैल्यूज़ होगा वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। मतलब x का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, मान लेके के चलेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा है, क्योंकि जीरो से छोटा ले लेंगे तो वो क्या दे देगा, नेगेटिव वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा, नेगेटिव वैल्यू, जो चीज़ हमको लेना नहीं है। और फिर मान लो जीरो बैठा है तो एक्स का वैल्यू 3 ले लेते हैं या -3 लेते हैं, तो वैल्यू क्या दे देगा, जीरो। तो हम लोग को जीरो वाला वैल्यूज़ भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा, ये कारण है। अब इसी चीज़ को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का रूल क्या है, इसको पहले फैक्टराइजेशन करके ऐसा लिख सकते हैं, 3 - x और 3 + x, ऐसा लिख देंगे। अब हम लोग एक लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लाइन।
अब यहाँ से देखो क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, क्या निकलता है? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स माने जो भी एक्स का वैल्यू से निकलेगा वो हम निकाल लेंगे। तो एक्स का वैल्यू देखो, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 3, और इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू आएगा -3। मतलब इसको मान लिया 0 तो एक्स क्या निकल गया? हमारा 3 निकल गया। इसको मान लिया 0 तो एक्स कितना निकल गया? -3। मतलब एक वैल्यू निकला 3, एक निकला -3। तो हम लोग दोनों जो नंबर होगा उसको प्लॉट कर देंगे। प्लॉट कर दिए। अब इस फंक्शन में हम लोग 3 से कोई भी बड़ा नंबर बैठाएंगे, ठीक है? यहाँ 3 है तो उसके बाद का कोई भी एक नंबर लेंगे, एक दोनों के बीच का नंबर लेंगे और एक दोनों के इस दोनों के बीच का नंबर लेंगे। इधर इन्फिनिटी है, इधर -इन्फिनिटी है। तो 3 से बड़ा तुम 4 ले लो। तो देखो जब यहाँ 4 पुट करोगे, 3 - 4 और 3 + 4 पुट करोगे मान लो, तो कितना आएगा? -1 × 7, यानी नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहा है। तो यहाँ हम लोग यहाँ लिख देंगे नेगेटिव, कि 3 से जब बड़ा वैल्यू ले रहे हैं तो हमको नेगेटिव मिल रहा है। -3 और 3 के बीच में 1 ले लो, क्या ले लेंगे? 1। तो 3 - 1, ठीक है, और एक बार 3 + 1, ठीक है। तो 3 + 1 यानी कितना आ जाएगा? हमारा 4 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 2। तो 2 × 4 यानी 6। ये तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो मतलब -3 और 3 के बीच में पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहा है। क्या दे रहा है? पॉजिटिव वैल्यूज़। चलो अब आगे बात करते हैं। -3 से कोई छोटा नंबर लो, -4 ले लेते हैं। तो 3 - 4, फिर 3 - 4 कितना आएगा? देखो 4 -+ आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा, मतलब ये -7 देगा, यानी नेगेटिव वैल्यूज़ आया। तो यहाँ नेगेटिव लिख देंगे। ये ऐसे बनाने का तरीका है। अब देखो यहाँ क्या है कि हमको पूछा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ये वाला लेंगे। कौन सा लेंगे? ये वाला, ठीक है। मतलब -3 से 3 के बीच का आंसर होगा। -3 से 3 के बीच का ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ये ऑप्शन बी। अब हो सकता है बोलोगे कि सर कि -3 से 3 तो ये भी है और ये भी है, बट हम यही क्यों लिए? क्यों लिए बाबू? समझो कि अगर जब हम x का वैल्यू 3 लेंगे तो इसका मतलब क्या? इक्वल टू। अब 3 यहाँ बैठाओगे मान लो तो क्या होगा? 3 × 3 = 9 हो जाएगा। 9 - 9 0। तो यहाँ डिनोमीटर 0 हो जा रहा है ना, तो 0 तो नहीं ना होना चाहिए। तो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग =3 नहीं लेंगे। अब बोलेगा -3 क्यों नहीं लेंगे? तो -3 भी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 9 -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और 9 - 9 क्या हो जाएगा? 0 फिर से। तो 0 तो नहीं लेना है, इसलिए हम लोग ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे। ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बनाने का तरीका हो गया एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंगल दे दिया 75 डिग्री, इसको हमको रेडियन में निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं। तो हम लोग इसके लिए एक सीधा लाइन याद रखेंगे कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई बोलते हैं। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। तो 75 डिग्री कैसे निकलेगा? तो 75 डिग्री निकालने के लिए पाई/180 × 75 कर देंगे। नॉर्मल मैथ है, ठीक है। तो अब 75 का, अब इसको काट कूट कर लो। इसको काट दो 5 से, 5 1 = 5 और 25, तो 5 5 15 बार में। इसको काट दो 15, तो तुम्हारा बचेगा 36। 3 से कट जाएगा, 3 5 = 12, तो हमारा आएगा 5 पाई/12। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये इजी था, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं था। याद रखेंगे 180 डिग्री वाला पाई होगा, तो ऐसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि tan थीटा जो है वो दिया हुआ है -4/3। क्या दिया हुआ है? -4/3। अब -4/3 है और इसमें हमको पूछा है कि sin थीटा क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ट्राइंगल और क्वाड्रेंट दो चीज़ का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का? ट्राइंगल रूल और क्वाड्रेंट रूल। पहले हम लोग ट्राइंगल के बेसिस पे वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर क्वाड्रेंट समझते हैं। देखो हमारा tan थीटा दिया हुआ है -4/3। अभी हम लोग नेगेटिव पे काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ वैल्यूज़ पे काम करते हैं, ठीक है। तो tan क्या होता है? हमारा होता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हम लोग, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 3, तो पाइथागोरस से ये निकल गया 5। अब बात करते हैं साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी 4/5। मतलब ये तो पक्का है कि हमारा वैल्यू जो होगा वो 4/5 होगा। तो 4/5 होगा तो कौन कौन सा नहीं होगा? पहले इसको काट देता है, ये तो नहीं होगा। अब बटा ये तीनों ऑप्शन में कौन सा लेंगे, ठीक है। अब ये तीनों में से ढूंढने में कौन हेल्प करेगा? ये हमारा साइन हेल्प करेगा। देखो tan के पास कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन दिया हुआ है। अब आता है क्वाड्रेंट का काम। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट।
अब बता tan कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। तो हम लोग जानते हैं कि tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यहाँ पे tan नेगेटिव होता है, और एक यहाँ पे tan नेगेटिव होता है। कहाँ कहाँ होता है, एक बार सेकेंड में होता है, एक बार फोर्थ में होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि जो वैल्यू है 4/5 आइदर वो सेकेंड का हो, आइदर वो फोर्थ क्वाड्रेंट का हो। अब इसी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ एक, तो मतलब जो tan है वो बताएगा क्वाड्रेंट। तो tan क्या बता रहा है कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। अब हमको जानना है कि साइन के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। यानी साइन का दो वैल्यूज़ निकलेगा, एक निकलेगा +4/5 और एक निकलेगा -4/5। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। ठीक है, अब बात आती है आगे, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ABCD आर द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर। मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं जिसका अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। मतलब हमारा दे दिया है कि ABCD जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। मतलब कि A + C का वैल्यू 180 डिग्री और B + D का वैल्यू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि cos A cos B को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, A और B को चेंज नहीं करते हैं, हम लोग C और D को चेंज कर देते हैं। ठीक है, उससे कुछ वैल्यूज़ निकलता है जो चेक करते हैं। तो इससे हमारा C का वैल्यू क्या निकलेगा, 180 डिग्री -A, और इससे हमारा D का वैल्यू क्या निकलेगा, 180 डिग्री -B। अब दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे cos A + cos B + cos C + cos D। अब cos A cos B को कुछ नहीं करते हैं, उसको जैसा का तैसा रख देते हैं। C की जगह क्या बैठा देते हैं हम लोग, 180 -A। कैसे हुआ पता चल गया। D की जगह क्या लिख देंगे, 180 -B। अब हम लोग यहाँ क्वाड्रेंट रूल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, क्वाड्रेंट रूल। तो क्वाड्रेंट रूल कैसे इसको बनाते हैं, एक बनाते हैं, दूसरा समझ जाओगे तुम लोग। क्या दिया हुआ है कि cos 180 डिग्री -A। हम लोग पढ़े हैं किसी भी एंगल को हम लोग 90 का टेबल में तोड़ देते हैं, है ना, ऐसे कर देते हैं ना। अब देखो ये तो 90 का टेबल में आया, तो 90 का टेबल में ये क्या है, इवन है। तो इवन है यानी कॉस किसी साइन में नहीं बदलेगा, क्या कॉस का सिर्फ कॉस हो जाएगा। अब हम क्वाड्रेंट देखते हैं, क्वाड्रेंट मतलब 180 -A। तो 180 मतलब 180 चले, मतलब पूरा आधा यहाँ तक 180 तक आए। फिर A, तो -A लिखा हुआ है, तो मतलब फिर थोड़ा सा पीछे चले गए, यानी कौन सा क्वाड्रेंट पहुँचे, सेकेंड क्वाड्रेंट पहुँच गए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -cos A। मतलब ये क्या बन जाएगा, ये तो cos A ही रहेगा, ये cos B ही रहेगा, लेकिन ये बन जाएगा -cos A। उसी तरह ये क्या बन जाएगा, -cos B। तो देखो cos A कट गया, cos B कट गया, तो सब कट गया, तो वैल्यू क्या आ गया, 0। तो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sec 2π/3। क्या है, sec 2π/3 + cos x 5π/6। तो जब भी इस टाइप का टेबल रहेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे पाई के टर्म में तोड़ने की। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, देखो sec 2π/3 + cos x 5π/6। तो कोशिश हमें याद रखना कि नीचे के टेबल के बेसिस पे ऊपर तोड़ना, नीचे के टेबल के बेसिस पे ऊपर तोड़ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर 2 को लिख सकते हैं 3π - π/3। तो नीचे के अकॉर्डिंग टूट गया ना टेबल में, प्लस कोसेक, इसको हम लिख सकते हैं 6π - π/6। सॉरी फॉर डैट। अब देखो, अब मेरा क्या आ जाएगा, अब ये 3 दोनों के पास चला जाएगा, तो बचेगा मेरे पास π - π/3। अब ये 6 दोनों के पास ले जाएंगे तो बचेगा π - π/6। अब वही रूल, क्वाड्रेंट रूल, पाई मतलब 180 डिग्री, तो पाई - π/3, तो पाई तक बढ़ा फिर घट गया, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। कोसेक के लिए भी पाई तक गए
फिर घट गया सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब जो दोनों है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो देखो पाई है, तो पाई का मतलब होता है जब भी पाई आता है मतलब नो चेंज, और पाई बाय 2 होता है तो चेंज। ठीक है, तो नो चेंज बोले कि सेक क्या दिया हुआ है, पाई माइनस पाई बाय 3 दिया हुआ है, और कोसेक दिया हुआ है पाई माइनस पाई बाय 6, यानी दोनों तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो दोनों का पहले साइन देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो सेक होता है वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस दे दिए। और जो कोसेक होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव का पॉजिटिव रह गया। अब बात आती है चेंज, तो चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी, पहले बात हम उसकी कर लेते हैं। ठीक है, तो सेक जो है हमारा वो नहीं बदलेगा, वो सेक का सेक ही रह जाएगा, माइनस सेक पाई बाय 3 हो जाएगा। और जो कोसेक है वो भी नहीं बदलेगा, वो कोसेक पाई बाय 6 रह जाएगा। अब ये क्यों नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलने का कारण है ये पाई, नहीं बदलने का कारण है पाई, पाई मतलब नो चेंज, पाई मतलब नो चेंज, इसलिए ये बदला नहीं, सेक का सेक रह गया, कोसेक का कोसेक रह गया। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है वो क्वाड्रेंट भी देख के चलते हैं, तो क्वाड्रेंट क्या बता देगा, साइन बता देगा। तो सेक क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग माइनस साइन दे दिए, और कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव दे दिए। अब बात आता है सेक पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होगा। सेक पाई बाय 3 यानी पाई बाय 3 को किसको बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं इसको हम लोग को 60 डिग्री को बोलते हैं, और पाई बाय 6 किसको बोलते हैं, 30 डिग्री को बोलते हैं ना। तो सेक का 60 डिग्री क्या होता है, सेक का 60 डिग्री मान लो हम लोग को याद नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री हाफ, तो सेक 60 डिग्री कितना होगा, इसका उल्टा 2, तो यहाँ हो जाएगा -2। अब बात आता है इसमें, तो कोसेक 30 नहीं पता है हमको, तो साइन 30 पता है ना, साइन 30 मतलब हाफ, तो कोसेक 30 कितना होगा, वो हो जाएगा 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा +2, तो 2 - 2 यानी 0, तो ऑप्शन इज डी। तो 14 का क्या ऑप्शन होगा, डी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर cosx इक्वल टू -4/5 है, क्या है क्वेश्चन हमारा, cosx दिया हुआ है -4/5, और हमको निकालना है कि cos x/2 का वैल्यू क्या होगा, cos x/2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो वैल्यू निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए क्वाड्रेंट और एक चाहिए फॉर्मूला, और एक कभी कभार ट्रायंगल रूल यूज़ कर देते हैं। तो यही 3 चीज़ पे काम करते हैं। तो पहले हम लोग क्वाड्रेंट देखते हैं। तो देखो x का क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि वो π/2 से पाई के बीच है, π/2 से पाई यानी कौन, ये हो गया हमारा π/2, ये हो गया हमारा पाई, मतलब जो एंगल है वो इधर है, कॉस वाला एंगल इस एरिया में सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। अब हम बात करते हैं x/2 की, तो x/2 के लिए सबको x से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा π/4, x/2 π/2। तो जो x/2 का वैल्यू होगा वो π/4 से π/2 के बीच होगा, ये तो था हमारा x का वैल्यू। अब बात होता है x/2 कहाँ होगा, π/4 से लेकर इस जगह क्या होगा, x/2 का वैल्यू होगा π/4 से π/2 के बीच, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी जब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव वैल्यूज़ की कोई बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो अब हम लोग का cos x दिया हुआ है, cos x/2 निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि cos x का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 -1 पढ़े हैं। तो cos x + 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। तो cos x का वैल्यू बैठाएंगे -4/5 + 1, 2 cos स्क्वायर x/2, ये आ जाएगा -4 + 5/5 टू 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये हो गया 1/5, देखो ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 10। अब स्क्वायर का इधर रूट आएगा तो cos x/2 का वैल्यू क्या निकलेगा, +-1/√2, बट √10 सॉरी, हमको बोल दिया है कि कहाँ पर है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेना है, सिर्फ कौन सा वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो आंसर क्या होगा हमारा 1/√10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन क्या है, 2 sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री। तो देखो यहाँ एक फॉर्मूला हम लोग को दिख रहा है, 2 sin A cos B, ये फॉर्मूला दिख रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, sin A + B sin
ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है किसका, 2 sin A cos B का। ठीक है, तो हमारा ए क्या है यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन है 2 sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री। तो हमारा क्या बैठा देंगे, साइन 15 प्लस 75 डिग्री प्लस साइन 15 माइनस 75 डिग्री। तो हमारा कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस साइन माइनस 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस साइन कहाँ है, बाहर आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। ठीक, तो साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो एलसीएम ले लो, तो 2 माइनस √3/2, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ माई करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, a प्लस बी 45 डिग्री दिया हुआ है, कॉस ए माइनस वन सॉरी कॉट ए माइनस वन और कॉट बी माइनस वन का वैल्यू हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग याद रखेंगे क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी 45 डिग्री दिया हुआ है, तो दोनों तरफ हम लोग कॉट लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कॉट 45 का वैल्यू जानते हैं 1 होता है। अब कॉट ए प्लस कॉट बी का फॉर्मूला लगा दो, कॉट ए क्या होता है, कॉट ए प्लस कॉट बी का, कॉट ए कॉट बी -1 बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया 1। अब क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉट ए कॉट बी -1 इक्वल टू कॉट ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉट बी। तो हमारा निकला क्या कि कॉट ए कॉट बी, इसको इधर लेते आओ, माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी। अब इस 1 को उधर ले जाओ, चाहे इधर ही रहना, इधर ही रखो, -1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये निकल गया। अब हम लोग इसको चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, मिलेगा कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस माइनस +1। देखो अब इस चीज़ का वैल्यू चाहिए, तो इस चीज़ का वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या है, इसको 1 को उधर ले जाओ तो 1 आ जाएगा इस चीज़ का वैल्यू। तो इसकी जगह 1 बैठा दो +1, तो यानी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 4 sin A cos क्यूब A -4 cos A sin क्यूब A। ठीक है, अब दोनों में जो कॉमन निकल रहा है सो कॉमन निकाल लो। 4 sin A cos A देखो कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। अब कॉमन निकालेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर A माइनस बचेगा आपका sin स्क्वायर A। तो 4 sin A cos A, देखो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, cos 2A का फॉर्मूला है ये। अब देखो यहाँ sin 2A यहाँ से बनाते हैं, तो 2 डॉट ऐसा लिख सकते हैं 2 sin A cos A, तो हमारा बन जाएगा cos 2A। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है sin 2A, और 2 sin 2A cos 2A का फॉर्मूला क्या होता है sin 4A। हर बार एंगल क्या होता है, डबल हो जाता है इस केस में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, हमको पूछा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या पूछा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जब भी आप लोगों तुम लोगों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछेगा, इसका मतलब हमको वैल्यू 0 और पाई 2 पाई के बीच बताना है। किसके बीच बताना है, 0 और 2 पाई के बीच। ये हमारा 4 क्वाड्रेंट हो गया, 0 π/2 पाई 3 π/2, और इसी को फिर से हम लोग क्या पढ़ते हैं 2 पाई। तो 0 और 2 पाई के बीच हम लोग को बताना है वैल्यूज़। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, √3 sec x इक्वल टू -2। तो sec x क्या हो गया, -2/√3। sec को उल्टा कर दो तो cos x हो जाएगा -√3/2। अब बात करना है कि cos क्या है। अब देखो दो वैल्यूज़ है, cos का वैल्यू है √3/2, तो हम इसको बोल सकते हैं माइनस cos √3/2 कब होता है, हमारा π/6 पर। मतलब वैल्यू तो π/6 जैसा ही आएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन बताएगा क्वाड्रेंट, तो cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है,
आइदर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो जब भी हमको सेकेंड क्वाड्रेंट जाना होगा, तो हम लोग यूज़ करेंगे पाई माइनस थीटा यूज़ करते हैं, और जब भी थर्ड क्वाड्रेंट जाना होगा तो हम पाई प्लस थीटा यूज़ करते हैं। तो देखो ये माइनस ही है ना, तो दोनों माइनस दो ही जगह ना माइनस होगा, इस जगह और एक जगह, तो दोनों जगह जाना है। तो एक बार इस्तेमाल करेंगे हम लोग पाई माइनस पाई बाई 6, और एक बार इस्तेमाल करेंगे हम लोग पाई प्लस पाई बाई 6। तो एक बार देखो क्या आ जाएगा, 6 माइनस एलसीएम ले लोगे तो आएगा 5 पाई बाई 6, और इसको सॉल्व करेगा 7 पाई बाई 6। तो ये दोनों ऑप्शन होगा हमारा। तो देखो दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी। तो सी इज़ माई करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 में क्या दिया हुआ है, cos 4x इक्वल टू cos 2x से हमको जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। हमारा दिया हुआ है क्या कि cos 4x इक्वल टू दिया हुआ है cos 2x। तो हम लोग cos 4x का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 इक्वल टू cos 2x। अब इसको इधर लेते आएंगे, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हो सकता है मन में सोचोगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम लोग यहाँ फैक्टराइजेशन के लिए ऐसा यूज़ कर रहे हैं। अब देखो cos 2x को हम लोग y मान लेते हैं, तो लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसलिए क्यों लिखें, क्योंकि ईजी बनेगा। हम लोग क्या मान लिए, cos 2x y। अब सॉल्व करो इसको, तो 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो 2y कॉमन निकाल लो तो y माइनस 1, 1 कॉमन निकाल लो y माइनस 1 टू 0। तो मेरा क्या निकला, y माइनस 1 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक y का वैल्यू 1 आया, एक y का वैल्यू माइनस हाफ आया। चलो पहले को सॉल्व करके चलते हैं। तो y इक्वल टू 1 यानी cos 2x बराबर 1। तो हम लोग याद रखेंगे जब भी cos x cos अल्फ़ा के बराबर हो तो x का वैल्यू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। देखो तब यहाँ cos अल्फ़ा बनाएंगे, cos का वैल्यू कब होता है 1, 0 डिग्री पे, ठीक है, 0 पे होता है, ठीक है। तो यानी हमारा 2x क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 0। तो ये 0 का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो ये ख़त्म। अब तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, n पाई, क्या आ जाएगा n पाई। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। अब दूसरी वाली बात करते हैं, इसकी यूज़ करते हैं y माइनस हाफ की। तो y माइनस हाफ यानी cos 2x बराबर माइनस हाफ यानी माइनस कॉस क्या हो जाएगा हमारा, हाफ है ना, तो हाफ हो गया तुम्हारा पाई बाई 3 पर। तो अब माइनस है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ले गए इसको। तो हमारा क्या हो गया, cos 2x बराबर cos 2 पाई बाई 3, ऐसा आया, ठीक है। तो 2x क्या निकलेगा, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। अगर इसी को करें अब पूरा 2 से डिवाइड कर दें तो x क्या निकलेगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कभी बार कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये n पाई बाई 3 और ये सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4x प्लस 3 इज़ लेस देन 6x प्लस 7। इसको अब सॉल्व करना है। तो नॉर्मली जैसे मैथ सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करना है, कोई झंझट वाली बात नहीं है। अब क्या करो, दोनों तरफ 6x को इधर लेते आओ और 3 को उधर ले जाओ, तो हमारा क्या मिलेगा, माइनस 2x लेस देन 4। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस मल्टीप्लाई करने का रूल है, जब भी हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखोगे ये जो साइन है उल्टा हो जाता है। तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x ग्रेटर दैन माइनस 4। तो अब 2 से डिवाइड कर दो तो x ग्रेटर दैन क्या आएगा, -2। मतलब x का जो वैल्यू है वो -2 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। अब -2 के लिए देखो यहाँ इक्वल टू वाला ब्रैकेट तो नहीं है, इक्वल टू वाला ब्रैकेट नहीं है, यानी कि हमारा जो -2 होगा वो ओपन ब्रैकेट में होगा। किस में होगा, ओपन ब्रैकेट में। तो -2 से इन्फिनिटी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब आती है क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। 22 में पूछा है कि 3 माइनस एक्स मॉड 3 माइनस एक्स इसके बराबर हो गया है, मॉड 3 माइनस एक्स इसके बराबर हो गया। तो हम लोग याद रखेंगे कि एक फॉर्मूला याद रखोगे, मॉड एक्स दो चीज़ होता है, एक बार x होता है, एक बार माइनस एक्स होता है। x कब होता है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, और माइनस एक्स कब होता है, जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है।
मतलब मॉड एक्स के साथ अगर ये वैल्यूज़ आ जाता है तो उसी तरह अगर मान लो इसके लिए लिखते हैं तो मॉड 3 माइनस एक्स का 2 वैल्यूज़ आएगा, आइदर वो 3 माइनस एक्स देगा, आइदर वो -3 माइनस एक्स देगा। तो ये कब देगा, जब 3 माइनस एक्स 0 से बड़ा होगा, और ये कब देगा, जब 3 माइनस एक्स 0 से छोटा होगा। ठीक है, सेम टू सेम है, कंपेयर करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमको तो पूछा है इसके बारे में, तो जब इसके बारे में पूछा है तो हम ये वाला लेके चलेंगे। तो जब 3 माइनस एक्स 0 से हमारा बड़ा हो गया तो एक्स को उधर ले जाओ, तो 3 क्या हो, एक्स क्या हो गया, 3 से छोटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि एक्स 3 से छोटा है, इसका मतलब ये ना निकल रहा है। तो एक्स का वैल्यू 3 से छोटा होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। अब बात आती है कि अब इक्वल टू साइन होगा या नहीं, ये वाला साइन होगा या नहीं। ये तो क्लियर है कि ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है। अब सॉरी ये नहीं, ये हो सकता है। अब इक्वल टू लेंगे कि नहीं लेंगे, तो याद रखना ये जो इक्वल टू वाला वैल्यूज़ है जनरली हम लोग इसी के ले लेंगे, पॉजिटिव में ही जोड़ देते हैं। किस में जोड़ देते हैं, पॉजिटिव में। क्योंकि देखो एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 3 बैठाते हैं तो ये क्या देगा, 0, और यहाँ पर भी अगर 3 बैठाते हैं तो क्या देगा, 0। यानी वैल्यूज़ दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हम लोग इक्वल टू वाला साइन यूज़ करेंगे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा एक्स 5 से छोटा है। जब एक्स 5 से छोटा है तो हम लोग क्या बोले थे, माइनस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो, तो माइनस मल्टीप्लाई करने का रूल क्या बोले थे कि माइनस जब भी मल्टीप्लाई होगा तो दोनों तरफ होगा, दूसरा ये जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा। तो ये जहाँ दिख रहा है वही मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन सा दिख रहा है, सी वाला दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। नाउ गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड एक्स इज लेस देन 3। क्वेश्चन है हमारा मॉड एक्स इज लेस देन 3। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एक फार्मूला याद रखोगे कि जब भी मॉड एक्स ए से छोटा होगा, जब भी मॉड एक्स ए से छोटा होगा, यानी जो, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या रखेंगे कि मॉड एक्स जब भी ए से छोटा होगा, यानी जो एक्स का वैल्यू है वो माइनस ए से ए के बीच लाई करेगा। कहाँ से लाई करेगा, माइनस ए से ए के बीच लाई करेगा। ये बात हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो माइनस ए से ए के बीच लाई कर रहा है, तो जब यहाँ क्या दिया है, मॉड एक्स जो है 3 से छोटा है, यानी -3 से 3 के बीच लाई करेगा। तो ये वाला जहाँ ऑप्शन दिख रहा है वही मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 में। क्वेश्चन क्या है, -5 आयोटा 1/8 आयोटा लिखना है। तो क्या दिया है, -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा। तो हो गया हमारा -5/8। आयोटा आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। तो -1 + 1 यानी 5/8 वैल्यू आएगा। तो अब देखो आयोटा लिखना है तो आयोटा तो है नहीं, तो यानी 0 आयोटा लिख देंगे। तो ऑप्शन डी इज माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 का वैल्यू बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, और आयोटा 4 का वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, तो हम लोग अब दोनों जगह बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 यानी 0। तो ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 + आयोटा बाई 1 - आयोटा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने से पहले उसको तो a + आयोटा b के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, रैशनलाइज करके। तो रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो ऊपर मिलेगा हमारा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे मिलेगा 1 - आयोटा स्क्वायर। a + b - b का फॉर्मूला यूज़ कर दिए, इसमें a + b का होल स्क्वायर हो गया। ऊपर क्या आएगा, 1 + आयोटा स्क्वायर + 2 आयोटा आएगा। नीचे क्या आएगा, 1 - -1 आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 होता है, माइनस +1 हो जाएगा। 1 ये आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 होगा +2 आयोटा। नीचे क्या हो जाएगा, ये -+1 2 हो जाएगा, ये कट गया, ये 2 कट गया, हमारा वैल्यू क्या आ गया, आयोटा। ठीक है, ये आयोटा हो गया, मतलब मेरा जेड निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ जेड, तो देखो मॉडुलस पहले इसको लिखेंगे a + b का आयोटा का फॉर्म में। तो इसको ऐसा लिख देंगे कि 0 + आयोटा। तो हमारा इसमें a क्या है, 0 है, और b क्या है, 1 है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है √a² + b², यानी √1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, √1 का स्क्वायर यानी 1। मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा, 1, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + आयोटा y = a + आयोटा b/a - आयोटा b। देखो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा,
ये तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये समझ में आ रहा होगा इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखो ये हम बताते हैं क्या होगा इसका वैल्यूज़। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दो चीज़ यूज़ करते हैं, यानी कंजुगेट यू का यूज़ कर सकते हैं और मॉडुलस का यूज़ करते हैं। तो आसान तुम लोग के लिए मॉडुलस होगा। ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है तुम्हारा ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉडुलस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगा देंगे। अब मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर मॉडुलस लगा तो ऊपर के लिए भी वही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे के लिए भी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये साइन मायने रखता नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आएगा 1, स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो मेरा वैल्यू क्या हो गया 1। ये ऐसे बनाएंगे हम लोग। अगर बोलोगे नहीं सर आप कंजुगेट करके दिखाइए, तो कंजुगेट करके देखो। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कंजुगेट करेंगे तो कंजुगेट लगा देंगे यहाँ पे। अब कंजुगेट कैसे लगेगा, कंजुगेट का यानी मतलब होता है कि साइन बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, साइन। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी बाई ए प्लस आयोटा बी। क्या हो जाता है, साइन बदल जाता है। ठीक है, इमेजिनरी का साइन बदल जाता है, किसका, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को यानी गिवन इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा देखो, एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी बाई ए माइनस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी बाई ए प्लस आयोटा बी। तो देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या गया 1। इधर क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर सॉरी माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, यानी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दो तरह से बना सकते हो, या ऐसे या ऐसे, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब सिर्फ इसका उल्टा निकालना है, यानी 1/2 माइनस रूट 3 आयोटा निकालना है। ये दिया हुआ है, ये निकालना है। अब निकालने का रूल क्या है, रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, रैशनलाइज कर दिया, ऊपर क्या आ गया 2 + 3 आयोटा और नीचे क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, यानी क्या आएगा 2 + 3 आयोटा बाई 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये -1 इसको बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा +9, तो हो जाएगा 2 + 3 आयोटा बाई 13। अब ये 13 दोनों पास चला जाएगा, तो 2/13 + 3i/13, तो ऑप्शन ए इज़ माई करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इन्वर्स कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, ईजी था। नेक्स्ट पूछा है सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताइए। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का। किसका यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का। फार्मूला यानी ax² + bx + c बराबर 0। तो x क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a, ये होता है फार्मूला। तो अब हम यहाँ बैठा देते हैं, तो x का वैल्यू क्या बैठाएंगे, देखो इसके कंपेयर करेगा तो a का वैल्यू क्या निकलेगा 1, b का वैल्यू भी 1 और c का वैल्यू भी 1। तो बैठा दो -b यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -4.1.1 a का वैल्यू भी 1 c का वैल्यू भी 1 बाई 2.1। तो क्या निकला -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 4 × 1 = 4, तो ये 4 आएगा, -4 + 1 क्या आ जाएगा -3/2। तो -1 प्लस माइनस, देखो माइनस आ गया तो इसको आयोटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे √3 आयोटा कहा जाएगा /2। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हम लोग को, ये ऑप्शन दिख रहा है सी में। तो ऑप्शन सी इज़ माई करेक्ट आंसर। नाउ गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1 माइनस आयोटा, क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ़ i माइनस आयोटा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² + ax + b = 0 वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बताना है हमको। देखो मतलब तुम्हारा इक्वेशन दे दिया है कि x² + ax + b बराबर 0 है, और बोल दिया है कि 1 माइनस आयोटा हमारा एक रूट है। क्या है, रूट। तो याद रखोगे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसमें खास क्या है कि जो ये रूट है हमारा वो क्या है, इमेजिनरी रूट है, सॉरी इमेजिनरी मत बोलो, कॉम्प्लेक्स बोलो, कॉम्प्लेक्स रूट है। ठीक है, तो जब भी किसी भी इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स रूट होता है, तो जब भी कॉम्प्लेक्स रूट निकलेगा तो वो कंजुगेट पेयर्स होता है। क्या होता है, कंजुगेट
पेयर्स। कंजुगेट पेयर्स का मतलब कि अगर एक a प्लस आयोटा b अगर रूट है, फर्स्ट रूट, तो जो दूसरा रूट बनेगा वो बनेगा a माइनस आयोटा b का, ऐसा। इसी को बोलते हैं कंजुगेट पेयर्स, ठीक है। मतलब हमको सीधा पता है कि 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा आर द रूट्स, मतलब यही मेरा दो रूट्स होगा, ठीक है। अब इसी से हम लोग सम ऑफ रूट्स का यूज़ करेंगे। सम ऑफ रूट्स जो क्लास 10 में पढ़े हम लोग। सम ऑफ रूट क्या होता है, दोनों को प्लस कर दीजिए, 1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, माइनस बी बाई ए पढ़े थे, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस ए बाई 1। तो देखो ये कट जाएगा, आइटो यहाँ 2 बचा, माइनस ए, तो ए का वैल्यू क्या निकला, -2। ए का वैल्यू निकल गया -2। अब बी के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी दोनों को इंटू करेंगे, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू यानी बी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1। तो इसका प्रोडक्ट जब होगा तो क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 1, इसको तो -1 बोलेंगे, तो -1 और माइनस +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 इक्वल टू बी का वैल्यू आएगा 2, मतलब a -2 b 2, तो -2 और 2, ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -√3 डॉट -6 का रूट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपली हम लोग एक रूल पढ़े हैं कि √m इंटू √n बराबर होता है √mn होता है। तो मेरा क्वेश्चन है √-3 डॉट √-6, यानी √-3 इंटू -6 यानी √18। अब 18 को फैक्टराइजेशन कर दो तो 2 9 जा, तो रूट से 9 बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आएगा, 3√2 इज माई करेक्ट आंसर। वेर इज 3√2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट, अब हमको बताना है कि फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर एन सो डैट द लिमिट इज इक्वल टू, ये हमारा लिमिट दे दिया है, हमको एन का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए एन -1। ये हमारा एक फार्मूला होता है। तो ये वाला फार्मूला हमको यहाँ यूज़ करेंगे। इसमें देखो ए की जगह क्या है, 3 है, ठीक है। तो इसी से हम लोग आएंगे, क्या आएंगे, इसका मेरा वैल्यू क्या देगा, एन देगा, और ए की जगह क्या लिखेंगे, 3n-1 इक्वल टू 108। ये तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम लोग कंपेयर कर देंगे। जैसे समझो हमारा लेफ्ट साइड में क्या है, n 3n-1 है, इस फार्मूला के बेसिस पर। राइट में 108 है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में तोड़ देंगे। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4.27। अब ऐसा लिखने का कारण क्या है कि देखो यहाँ 3 का पावर चाहिए हमको, तो इसमें जितना भी इवन नंबर है, मैं 2 का नंबर 3 का नंबर 3 के अलग करके बाकी अलग कर दी, मतलब 3 का टेबल में जो नंबर आएगा उसको साइड कर दिए, और जो कांस्टेंट नंबर है उसको साइड कर दिए। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4.3 का पावर क्यूब, फिर लिख सकते हैं 4.3 का पावर 4-1। अब देखो इधर और इधर कंपेयर करो, जहाँ n है वहाँ क्या है, 4 है दोनों साइड में, तो हमारा n का वैल्यू क्या निकल गया, 4 निकल गया। ये कैसे निकला, कंपेयरिंग की वजह से बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स। हम लोग इसको डायरेक्ट हटेंगे कि जब भी लिमिट x टेंस टू 0 रहेगा tan x बाई एक्स का वैल्यू 1 होगा। इसमें एक और वैल्यू याद रखेंगे, जब भी लिमिट x टेंस टू 0 होगा sin x बाई एक्स भी हमेशा 1 होगा। एक और बात याद रखोगे, जब भी लिमिट x टेंस टू 0 होगा और cos x दिया रहेगा वैल्यू 1 होगा। तो इस टाइप के वैल्यूज़ हम लोग कुछ कुछ याद रखेंगे जो डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे पूछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। अब 35 में क्या क्वेश्चन दिया है कि हमको पूछ दिया है लिमिट x टेंस टू 0 x sin 1 बाई एक्स के बारे में पूछा है। क्या इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, हाफ होगा, या डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब इसमें चारों में क्या ऑप्शन होगा,
मेनली इस बात की हम लोग सोचेंगे। तो अब देखो हम लोग याद रखते हैं जो लिमिट होता है, लिमिट में ये जो साइन 1/x होता है इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच लाई करता है। तो अब जब भी यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट दे दिया तो अब हम लोग LHL और RHL का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, LHL और RHL। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो LHL कैसे निकलेगा, किस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, 0 पे। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x साइन 1/x। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0। एक कोई नंबर मान ले रहे हैं h, मतलब x को क्या मान लिए 0 माइनस h, इस टाइप से। तो h टेंस टू 0 हो गया तो x की जगह क्या बैठा देंगे 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h। तो क्या निकला, लिमिट h टेंस टू 0 आया माइनस h डॉट साइन। अब बात आती है देखो यहाँ पे 1 क्या है 0 माइनस h। तो देखो साइन पास नेगेटिव आया तो नेगेटिव का क्या होता है, साइन का बाहर आ जाता है, तो -1/h। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 बोल दिया है, मतलब h तो 0 हो गया, लेकिन हम लोग जानते हैं ये जो साइन है ये साइन कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि h का वैल्यू जब 0 बैठाओगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा। लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं कि जो साइन का वैल्यू वो क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच लाई करता है, इन है। तो हम लोग यही लिख देंगे कि ये 0 इंटू साइन का वैल्यू है -π/2 से π/2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो मेरा वैल्यू क्या निकल गया 0। अब RHL की बात करते हैं, RHL में भी निकाल के देखते हैं एक बार। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x साइन 1/x। अब इसमें भी वही करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h। तो देखो h पॉजिटिव, साइन 1/s भी पॉजिटिव, तो ये टोटली पॉजिटिव ही है। लिमिट h टेंस टू 0। अब फिर से देखो ये पहले जैसा आ गया, तो h का वैल्यू तो 0 हो गया, साइन 1/h का वैल्यू क्या होगा -π/2 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो वैल्यू क्या आ गया 0। देखो LHL RHL दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, मतलब मेरा ऑप्शन डी एक गलत है। और देखो जब जो ये दोनों का जो वैल्यूज आएगा वही मेरा आंसर भी होगा, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है 0। तो देखो डज नॉट एग्जिस्ट चेक कर लेना, बाई चांस कभी कभार क्वेश्चन दे देता है तो मान लो माइंड चेक करने के लिए, ठीक है। तो LHL RHL करके हम लोग इस तरह चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको बोला है लिमिट निकालने के लिए e का पावर x माइनस e का स्क्वायर बाई x माइनस 2 x टेंस टू 0। अब तुम लोग एक लिमिट का एक नया रूल सीख लो जिसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। अब ये रूल एल हॉस्पिटल रूल क्या है, हम लोग सीधा याद रखेंगे कि ये लिमिट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ कब करेंगे, जब ऑप्शन वाला बनाने के लिए क्या, लेकिन जब लॉन्ग फॉर्म के लिए क्वेश्चन आएगा तो हम लोग लॉन्ग वेज में बनाते हैं, लेकिन एग्जाम में लॉन्ग में तो नहीं आने वाला है, ऑप्शन वाइज है, तो हम लोग इस रूल का यूज़ करेंगे। ये रूल क्या बोलता है कि जब भी लिमिट किसी भी वैल्यूज़ पे निकालते हैं, मान लीजिए ऊपर फंक्शन f(x) नीचे है फंक्शन g(x), हम लिमिट तब तक ऊपर नीचे डेरिवेटिव करते जाएंगे। क्या करेंगे, डेरिवेटिव। लिमिट मान लो अभी यहाँ x का वैल्यू a नहीं बैठा सकते हैं, मतलब 0/0 फॉर्म आ जा रहा है, चाहे ∞/∞ फॉर्म आ जा रहा है, ये सब फॉर्म पे काम नहीं ना करते हैं। तो अगर मान लो ऐसा आ रहा है तो अब हम लोग रुक जाएंगे, क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, मतलब f' और g' निकालेंगे। फिर देखेंगे क्या पुट करने से 0/0 आ रहा है, ∞/∞ आ रहा है, 1 का पावर ∞ आ रहा है, और ये सब आ रहा है, तो फिर से एक बार डेरिवेटिव करेंगे, फिर से f" निकालेंगे। तो इस टाइप से काम करते जाना है। तो देखो ये रूल कैसे काम करेगा। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 ex माइनस ई स्क्वायर बाई x माइनस 2। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अभी लिमिट का वैल्यू नहीं बैठाएंगे, क्योंकि लिमिट का बैठाने से देखो ऊपर भी 0 हो जा रहा है, नीचे भी 0 हो जा रहा है, तो 0/0 फॉर्म आ जा रहा है, तो एग्जिस्ट नहीं ना करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे डेरिवेटिव करेंगे। देखो e का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ex होता है, हम लोग पढ़े हैं, और ई स्क्वायर का तो कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखते हैं। नीचे आओ, x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का 0, तो नीचे 1 बचा। अब देखो x का वैल्यू 2 हम लोग बैठा सकते हैं, तो अब हम लोग 2 पुट कर देंगे, मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। ऑप्शन सी इज माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या कुछ नहीं करेंगे, ऊपर नीचे सिर्फ डेरिवेटिव कर देंगे, क्या करेंगे, डेरिवेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, f(x) दिया हुआ है, f' -1 निकालना। तो f(x) दिया हुआ है तो पहले f' निकाल लो,
मतलब डेरिवेटिव, तो 2x² का डेरिवेटिव हो जाता है 4x, और 3x का 3 और -5 का तो 0। अब हमको क्या निकालना है बोला, f' -1, मतलब x की जगह -1 बैठा दीजिए, तो कितना आ गया -4 + 3 यानी -1 इज़ माई करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। नाउ वी गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको डेरिवेटिव निकालना है x² + 1 cos x का। तो देखो ये जो फंक्शन है इसमें दो फंक्शन है x का, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, u.v वाला, डेरिवेटिव ऑफ मतलब यानी प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं, जिसमें जब भी कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो एक को छोड़ देंगे, दूसरा का डेरिवेटिव करेंगे, फिर एक को छोड़ देंगे, फिर दूसरा का डेरिवेटिव करेंगे। तब हम एक बार क्या करते हैं, इसमें x² + 1 को छोड़ देते हैं और cos x का डेरिवेटिव करते हैं। फिर एक बार हम x² cos x को छोड़ देते हैं और x² + 1 का डेरिवेटिव करते हैं। तो बताओ क्या आएगा, जब इसको छोड़ दिए तो हो गया x² + 1 छूट गया है, cos x का होगा -sin x, cos x छूट चुका है, x² का होगा 2x। तो ये ऑप्शन देखो कहाँ पर है, 2x cos x होगा और -sin x² + 1 होगा। तो देखो 2x cos x यहाँ भी है और कहीं नहीं है, यहाँ पर है लेकिन ये नहीं होगा। अब देखो 2x cos x है और -sin x² + 1, ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। गॉट इट। नाउ गो थ्रू द लास्ट 2 क्वेश्चंस। अब देखो बात करते हैं आखिरी 2 क्वेश्चंस की। तो फिर से हमको डेरिवेटिव करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, cos x / 1 + sin x। तो देखो जब भी दो फंक्शन बाय के फॉर्म में होगा तो हम लोग इसमें u/v रूल यूज़ करते हैं, यानी डिवाइड रूल यूज़ करते हैं। ये रूल क्या है कि नीचे का स्क्वायरिंग कर देते हैं, फिर नीचे को छोड़ देते हैं, ऊपर का डेरिवेटिव करते हैं, माइनस फिर ऊपर को छोड़ देते हैं, फिर नीचे का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो इसको यही रूल करना है, नीचे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फिर नीचे वाला को छोड़ देंगे और ऊपर का डेरिवेटिव क्या होगा, -sin x। ठीक है, सॉरी नीचे है ना, तो नीचे 1 + sin x था ना, स्क्वायर लिख दिए थे, मिस्टेक हो गया था, माइनस। अब हम ऊपर को छोड़ देंगे और जब नीचे का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का तो 0 होगा और साइन का cos x होगा। चलो ऊपर अब सॉल्व करते हैं। ऊपर आएगा देखो -sin x, फिर आएगा -sin² x -cos² x बाई 1 + sin x का होल स्क्वायर। ऊपर देखो -sin x आया, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो माइनस अंदर क्या बचेगा, sin² + cos² x बाई 1 + sin x का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू 1 है और इसका sin x है, दोनों में माइनस बाहर निकाल लो तो बचा sin x + 1, नीचे क्या बचेगा 1 + sin x का होल स्क्वायर। देखो ये सेम चीज़ है, 2 बार नीचे होगा तो ये पावर कट जाएगा, तो आंसर आएगा -1/1 + sin x। तो करेक्ट ऑप्शन इज माई सी, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। डी पे आते हैं। क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ log ax। तो log a है तो पहले हमको ई बेस पे करना पड़ेगा, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग सीधा कर देंगे log ex बाई log ea। मतलब जो भी दो नंबर रहेगा वो दोनों ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे हो जाएगा और दोनों के पास ई बेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई बेस। अब क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो देखो 1/log e तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, 1/x log e। ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। तो ये तो हो गया हमारा 40 क्वेश्चंस पूरा सेट 1 का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेट 2 को। ठीक है, सेट 2 का बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे ज़्यादा से स्टूडेंट का हेल्प हो सके। ठीक है, वो प्रैक्टिस कर सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। गुड लक और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।